हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हाई वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत पड़ती है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं कि अगर किसी कंट्रीज के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या किसी भी कंट्री के बीच में किसी भी बात पे लेकर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता है, तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो वो हमारी हेल्प करते हैं कोऑपरेशन में, पीस में। अगर मान लो एक कंट्रीज के साथ का दूसरी कंट्रीज के साथ कोई भी लड़ाई है, कोई भी किसी भी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वॉर करें। ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या बनाते हैं, एक कंट्री की दूसरी कंट्री के पास वॉर ना हो। इसी तरीके से जो हमारे इंटरनेशनल्स जो इश्यूज है, लाइक जो है हमारे जितनी भी डिजीज है, या अगर हम बात करें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या इन्वायरमेंट में जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का जो आज के टाइम में मेन कंसर्न है, वो किसी एक कंट्री का नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो इश्यू है वो ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसमें है। तो इसको जो है इसका निपटारा कौन करेगा? इसके लिए ऐसी कौन सी चीज बनाई जाए कि जो इन चीजों से हमें जो है हम इन चीजों से जो ये हमारे पास प्रॉब्लम है इनको हम सोल्यूशन कर सके। तो इसके लिए जो है वो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं। ठीक है। जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो है इश्यूज को, जो भी इश्यूज है उनको पीसफुली तरीके से जो है उनको कोऑपरेट कर सके, कोऑपरेशन कर सके। कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नेम है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बताया था कि क्यों पड़ती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत, क्यों जो है इम्पोर्टेंट है हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन कि क्यों क्यों बनाया गया था, राइट? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा यूनाइटेड नेशन है वो क्यों बनाया गया था? क्योंकि ताकि कि वर्ल्ड में वॉर ना हो। यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। किस किस उम्मीद से? लोगों को ये होप थी कि जब हम लीग ऑफ नेशन बनाएंगे तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में पीस और कोऑपरेशन बना रहेगा। बट लीग ऑफ नेशन के बनने के बावजूद भी हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम हमें पता ही है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसका ड्यूरेशन आप कमेंट करोगे, राइट? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आफ्टर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएन हमारा बना था, यानी कि यूएन हमारा बना था 1945 में। यूएन को स्टैब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशन को जब स्टैब्लिश किया गया था तो इसके चार्टर पर 51 जो कंट्रीज थी उन्होंने साइन किए थे। यूएन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कि कंट्रीज में आपस में पीस बनाए रखना, कोऑपरेशन करना, डेवलपमेंट करना, चाहे वो डेवलपमेंट सोशल हो चाहे वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक हो। तो ओवरऑल जो है डेवलपमेंट करना कंट्रीज के बीच में। अगर आपस में कंट्रीज के बीच में छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको बहुत ही पीसफुली तरीके से हम सोल्व आउट कर सकते हैं, इसलिए यूएन को बनाया गया था। अगर आज के टाइम की बात करें तो एट प्रेजेंट जो है 2011 तक की बात करते हैं हम, कि 2011 में जो है जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर जो है वो 51 से 193 हो गए हैं। ठीक है। तो 2011 से जो यूएन है हमारा यूनाइटेड नेशन, इसके 6 ऑर्गन्स है। वो ऑर्गन्स हम इसी वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, राइट? हम एक बहुत अच्छे तरीके से हम उसको जो है रीड करेंगे। तो आई होप मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके अंदर हमारे पास 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, यानी कि टोटल मेंबर जो है इसके
15 होते हैं, राइट। जो 15 मेंबर है उसमें से 5 जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। अगर मैं आपकी बुक की बात करूं तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हमने 12th क्लास में एनसीईआरटी ही पढ़नी है, तो एनसीईआरटी में हमारे यहाँ पे एक तरफ से पूरा चार्ट दिया गया है इसके जो परमानेंट मेंबर है और जो नॉन परमानेंट मेंबर है, राइट। अब जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। जैसे नाम से पता ना, परमानेंट यानी कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो हर 2 साल बाद यानी कि 2 इयर्स बाद जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो चेंज होते रहते हैं, राइट। जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनको ये नहीं कि हमने 2 साल के बाद चेंज हुआ तो नेक्स्ट के जो 2 इयर्स है उसमें के इलेक्शन में वो नहीं खड़े हो सकते, यानी कि अगले 2 या 3 साल तक या 4 सालों के बाद ही वो जो है यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर में जो है वो खड़े हो सकते हैं और जीत सकते हैं, राइट। ये तो हमारे परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर की बात होगी। जो हमारे परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसका नाम क्या है, वीटो पावर। अब वीटो पावर क्या है, वीटो पावर का जो है मीन्स क्या है कि उनके पास वीटो पावर को हम एक तरीके से ब्रह्मास्त्र के रूप में जो है यूज कर सकते हैं, यानी कि जिन कंट्रीज के पास वीटो पावर है वो जो कंट्री है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब ये जो 5 कंट्रीज हमने पढ़ी है उनको ही परमानेंट मेंबर्स जो है वो यूएन की जनरल सिक्योरिटी का सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर क्यों बनाया गया है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, यानी कि 1945 के बाद जो ये 5 जो मेजर पावर थी, ये जो 5 जो कंट्रीज थी वो मेजर पावर बन के निकली थी, तो इसलिए इन जो कंट्रीज को परमानेंट मेंबर जो है बोला गया था, राइट। अगर जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है अगर इसके मेंबर्स बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये क्राइटेरिया भी सारा लिखा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिवीजन करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन को हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल को हमने लास्ट वीडियो में जो है हमने कंप्लीट किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने जो लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था वो क्या है कि क्राइटेरिया पढ़ना है। हमने क्या पढ़ना है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किस चीज का पढ़ना है हमने, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, यानी कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बनने के लिए तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर बात करते हैं तो यूएन का मेंबर बनने के लिए किसी भी कंट्री को अ कंट्री हैव अ मेजर इकोनॉमिक पावर, ओके। तो एक कंट्री जिसके पास इकोनॉमिक पावर बहुत अच्छी है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर बन सकता है। सेकंड क्राइटेरिया हमारा अ कंट्री हैव अ मेजर मिलिट्री पावर, यानी कि एक जो कंट्री है उसकी मिलिट्री पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए तो वो यूएन का मेंबर बन सकती है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन सकती है। थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि जो कंट्री है वो यूएन का में बजट जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि अ कंट्री शुड हैव अ कंट्रीब्यूट मेजर बजट इन यूएन, ओके। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें बजट देती है तो वो यूएन का मेंबर बन सकती है, ये क्राइटेरिया है। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है, अ कंट्री शुड हैव अ मेजर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाइज भी अगर कोई कंट्री बड़ी है तो यूएन का मेंबर बन सकती है। आफ्टर दैट वो कहते हैं कि किसी कंट्री के अंदर अगर डाइवर्सिटी है, ओके, चाहे वो सोशल है, जिस्टिक है, वो कंट्री भी जो है यूएन का मेंबर बन सकती है, राइट। नेक्स्ट और लास्ट क्राइटेरिया क्या है कि एक कंट्री जिसके अंदर डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, वो कंट्री जो है यूएन का मेंबर बन सकती है, ओके। तो ये सारे हमने क्राइटेरिया पढ़े, लेकिन कुछ जो है इसमें कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन क्या है, ये जो क्राइटेरिया बताए गए हैं तो उसको क्रिटिसाइज किया गया। अब क्रिटिसाइज क्यों किया गया है, क्योंकि अब अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक, कंट्री शुड हैव अ इकोनॉमिक मेजर इकोनॉमिक पावर, ओके ओके। तो मेजर पावर की अगर हम बात करें तो मेजर इकोनॉमिक पावर कितनी होनी चाहिए इसको डिस्क्राइब नहीं किया
अगर हम बात करें कि कंट्री जो है यूएन के बजट में कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, वो यूएन का मेंबर बन सकता है, इतनी बात से हम एग्री है। बट उसको ये नहीं कहा गया है कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी। ओके, या जैसे कि अब उसमें बताया कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए यूएन का मेंबर बनने के लिए। अगर हम बात करें तो आज जो के टाइम की जितनी भी कंट्रीज है सबके अंदर ह्यूमन राइट्स है, सबके अंदर डेमोक्रेसी है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज तो जो है इन चीजों को फॉलो करती हैं। ओके, तो इस तरीके से यूएन के जो है इसका जो है क्रिटिसाइज भी किया गया है। एक तरीके से, और यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको क्रिटिसाइज किस तरीके से किया गया है, उसमें बताया कि जो यूएन है वो जो वेस्टर्न कंट्री है उनकी तरफ जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, या उनके साथ जो है या उनकी बात ज्यादा मानता है। इस तरीके से भी यूएन को क्रिटिसाइज किया गया, जुडिक्शंस ऑफ द यूएन। ओके, तो जब यूएन को बने 60 इयर्स हो गए, तो क्या हुआ, जब वो उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे तो उनको लगा कि यूएन के अंदर जो है कुछ चेंजेस की जरूरत है। तो वो क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में आपका ये जो टॉपिक बनता है, क्रिएशन ऑफ द पीसफुल बिल्डिंग कमीशंस, एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ओके, और उसमें स्टैब्लिश ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल जो 2006 में बनी थी, और उन्होंने क्या कहता है, मिलीनियम्स डेवलपमेंट गोल जो है यूएन के अंदर बनाए थे, उसको कि उसके अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि जो यूएन था वो 60 ईयर से चलता आ रहा था, तो इतने सालों से जो चीज चल रही थी तो उसके अंदर चेंजेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। चाहे हमने यूएन को कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना किया हो, तो क्रिटिसाइज करने के बाद भी हमें एक बात जरूर समझ आती है कि जब से यूएन बना है तब से हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यूएन जो है एक सक्सेसफुल जो है एक बिल्डिंग बन के आया है, जिसने वर्ल्ड में पीस को स्टैब्लिश किया है, हार्मनी को स्टैब्लिश किया है, और जो आपस में कंट्रीज के आपस में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सोल्व आउट किया है।